ये कहानी है सीतमपुर के गणेश की। गणेश को खाना खाना और खाने के मुकाबले में जाना बेहद पसंद था। गांव से कोसों दूर भी अगर कोई निमंत्रण होता तो गणेश वहां पहुंच जाया करता। गणेश की अम्मी और उसकी बीवी छवि उससे बेहद परेशान थे। एक दिन गणेश घर पर बैठकर गन्ना चूस रहा था। अरे अब तो बस कीजिए, लोग आपको खब्बू बुलाते हैं और एक आप हैं, दिन भर खाते रहते हैं। इन गांव वालों की वजह से खाना भी छोड़ दूं क्या मैं? मेरे ये सेहतयाब दांत हैं, मैं खाना खाना नहीं बंद करने वाला हूँ। आपसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो तब झगड़ा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मुंह भी खोलता हूँ झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा खाना निकाल कर मुझे दे दो। छवि गुस्से से किचन में जाती है और जली हुई कड़क रोटियों में अचार लगाकर गणेश को परोसती है। अब मजा आएगा जब इन्हें पता चलेगा कि बीवी क्या होती है और बीवी का गुस्सा क्या होता है। आज सिर्फ अचार रोटी क्यों? चलो ये भी ठीक है। लेकिन गणेश के दांत इतने मजबूत थे कि छवि के कड़क पत्थर जैसी रोटियां भी गणेश ने खत्म कर दी। हे मालिक, कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का। आज की रोटियां अच्छी थी, हमेशा ऐसी ही बनाया करना। गणेश अपनी पेट पूजा करके घर से बाहर निकल गया। तब उसे उसके बचपन का दोस्त किशन मिला। अरे गणेश भाई, कहाँ जा रहे हो? पेट खाली खाली नजर आ रहा है। हाँ, आज मैंने थोड़ा ही खाया है। वो क्या है ना, तुम्हारी भाभी ज्यादा काम करके थक जाती है, इसीलिए। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? पास ही के गांव में विदेश से दांतों के डॉक्टर आए हैं और मुफ्त में चेकअप कर रहे हैं। तुम भी चलो। नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई कहने की बात है। गणेश अपने दोस्त किशन के साथ पास ही गांव में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि विदेशी डॉक्टर सभी के दांतों का मुफ्त में जांच कर रहे हैं। तुम पान खाना बंद कर दो। तुम्हारे दांत इतने लाल हो गए हैं कि मैं मसूड़े और दांत में फर्क ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसा आप कहे। आ जाओ, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर गणेश और किशन उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और जैसे ही उस विदेशी डॉक्टर ने गणेश के दांतों की जांच की तो वो हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, ओह माय गॉड, तुम्हारे दांत इतने मजबूत हैं कि तुम इससे कुछ भी खा सकते हो। मजबूत कैसे नहीं होंगे? बचपन से मैं 2 बार दांतों जो करता हूँ। गणेश और किशन अपने दांतों की जांच करवाकर वहां से घर चले गए, लेकिन विदेशी डॉक्टर रॉबर्ट के मन में लालच आ गया। उस मोटे इंसान के दांत अगर मैं विदेश लेकर चला जाऊं और उसे बेच दूं, तो मुझे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे और उन दांतों को स्टडी के लिए भी ले जाया जा सकता है और इससे मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा और तब मैं खुद का क्लिनिक खोलूंगा। डॉक्टर ने गणेश के दांतों को निकालकर उन्हें बेचने के बारे में सोचा और उसने गणेश के खास दोस्त किशन को इस चीज में शामिल कर लिया। अगर तुम मुझे तुम्हारे दोस्त गणेश के दांत लाकर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? मैं कुछ पैसों के लिए अपने दोस्त के दांतों को नहीं लाकर दूंगा, पूरे 10,000 दूंगा। कब और कितने दांत कहाँ लाकर मुझे देने हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए। इतने सारे पैसों से कितना भला होगा मेरा। ये हुई ना बात। विदेशी डॉक्टर के कहने के मुताबिक किशन ने वैसा ही किया। गणेश को अपने घर दावत पर बुलाया और खाने में पूरियां थीं, पर उसने पूरियों के अंदर कड़क कड़क कंकड़ भर दिया था और दाल में भी कंकड़ भर दिया था। बड़े दिनों बाद मुझे किसी ने दावत में बुलाया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ। जैसे ही गणेश ने खाने का एक निवाला खाया तो कंकड़ के पूरियों की वजह से उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। हे मालिक, ये क्या खिला दिया तुमने? मेरे दोनों दांत गिरकर टूट गए। दर्द हो रहा है। अरे ये कैसे हो गया? लगता है कंकड़ आ गया होगा। तुम उस निवाले को फेंक दो, मेरे दांत जोर से दर्द कर रहे हैं। गणेश किशन के घर पर ही अपने दांतों को छोड़कर विदेशी डॉक्टर के क्लिनिक चला गया। किशन और उस विदेशी डॉक्टर की साजिश काम कर गई थी। अब मजा आएगा। एक दांत कहाँ था?
यहाँ तो दो दो दांत पड़े हुए हैं। इसे जाकर उस विदेशी को दे देता हूँ, मजा आएगा। किशन उन दांतों को लेकर डॉक्टर के पास गया और वहाँ जाकर देखा कि गणेश पहले से ही अपने दांतों के बारे में बता रहा है। तुम्हारे दांत तो सबसे मजबूत है, अचानक ये कैसे हो गया? तुम्हें अपने दांतों को आराम देना होगा। जैसा आप कहे डॉक्टर साहब, अब से मैं कोई भी कड़क चीज नहीं खाऊंगा। गणेश रोते हुए वहाँ से चला गया और सारी बातें जाकर उसने अपनी बीवी छवि को बताई। हो ना हो इसमें जरूर उस किशन और डॉक्टर की साजिश है। आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें अच्छे से देख लूंगी। हर जगह गणेश के दांतों की बात फैल गई। पूरे गांव ने उसे बिना दांतों का गणेश कहना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले उसे जबरदस्ती दावत देकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे दांतों की वजह से। कुछ वक्त बीत चुका था। गांव की एक महिला ने सभी गांव वालों को पूजा के लिए अपने घर पर दावत के लिए बुलाया। आओ गणेश भाई, मैंने खास आज खाने के लिए दाल और पूड़ियाँ बनाई हैं, और वो भी बिना कंकड़ वाली। इससे तुम्हारे दांत नहीं टूटेंगे। आप सबने मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? क्यों? तुम भूल गए? जब भी तुम अपने दांतों की मजबूती दिखाते, तब हमें अपने मजबूत दांतों के बारे में ताना मारा करते थे। गणेश वहाँ से बिना कुछ खाए ही बेइज्जत होकर चला गया और जैसे ही वो गांव के बाहर पहुँचा, उसने एक आदमी को मलहम बेचते हुए देखा। आ जाओ, कोई भी दर्द की तकलीफ दूर कर लो। आ जाओ, जादुई मरहम लगा लो। गणेश ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी, वो उसके पास चला गया। क्या इससे मेरे दांत फिर से आ जाएंगे? दांत क्या, इससे पूरा शरीर आ जाएगा। क्यों? इसमें कौन सा जादू है? जादू नहीं, ये एक चमत्कारी मरहम है जिसे कई दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इससे तुम्हें जहाँ कहीं भी दर्द हो वहाँ लगा लो और उसके ऊपर मिट्टी लगा लो। उसके बाद तुम्हारा दर्द छू मंतर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये कह दे रहा हूँ, तुम्हें ये मरहम पूरे शरीर में लगाना होगा। आदमी से मलहम लेकर गणेश ने अपने दांतों पर लगा लिया। देखते ही देखते कुछ ही वक्त में गणेश के 2 नए मिट्टी के दांत आ गए। ये क्या? ये तो सच में जादुई मिट्टी के दांत है। मेरे दांत वापस आ गए, मेरे दांत वापस आ गए। अरे ये क्या कर रहे हो? अब अपने जादुई दांतों से तुम ट्रैक्टर भी खींच सकते हो। गणेश इतना खुश हुआ कि उसने उस आदमी का हाथ चूम लिया और उसे थोड़े से पैसे देकर वहाँ से चला गया और जाकर ये बात अपनी बीवी को बताई। सच? तुम्हारे दांत अब मिट्टी के हो गए? आओ, मैं तुम्हें एक कारनामा करके दिखाता हूँ। गणेश छवि को लेकर गांव के चौराहे पर गया और अपने दांतों से रस्सी को पकड़कर एक बड़े से ट्रैक्टर में फंसा दिया और बड़े से ट्रैक्टर को खींचने लगा। मिट्टी के दांत इतने मजबूत थे कि ट्रैक्टर चलने लगा। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और पूरे गांव ने चौराहे पर गणेश को ये कारनामा करते हुए देख लिया। वहीं उसका दोस्त किशन भी आया हुआ था। क्या बात है गणेश, तुम्हारे दांत तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। आखिर ये हुआ कैसे? गणेश के दांत तो मैंने ही तोड़े थे। किशन ने ऐसा ही किया। उस डॉक्टर को सारी बात बता दी और उस विदेशी के साथ उस गणेश से मिलने उसके घर चला गया। लेकिन इस बार गणेश और उसकी बीवी छवि तैयार थे। अरे आइए डॉक्टर साहब, बड़े दिनों बाद दीदार हुए। अरे मैंने तुम्हारे दांतों के बारे में सुना। गुड। अगर आप दोनों को भी दांत मेरे जैसे मजबूत करने हैं, तो उसका उपाय छवि के पास है। मैंने आज काजू बादाम डालकर सेवैया बनाई है, जिसे खाकर इनके दांत मजबूत हुए थे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही खा लो, लेकिन एक शर्त पर। इसे तुम्हें एक साथ ही खाना होगा। हाँ, जल्दी से लाओ। देर किस बात की, हम यही चाहते हैं, हमारे भी दांत मजबूत हो जाए। तब उनके सामने छवि एकदम खास सफेद पत्थर डालकर सेवैयां लाती है।
जिसे देखकर किशन और विदेशी दोनों उतावले हो जाते हैं और एक सांस में ही खाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उन पत्थर की सेवइयों को खाते हैं, उसके खाते ही उनके सारे दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये क्या कर दिया? मेरे मुंह से सिर्फ हवा आ रही है। अब ये क्या कर दिया? अब मैं ब्रश कैसे करूंगा? हे मालिक! इस तरह गणेश और उसकी बीवी छवि ने अपने टूटे हुए दांतों का बदला ले लिया और गांव भर में फिर से अपने मजबूत दांतों की वजह से जाना जाने लगा। मंगलपुर नाम का एक गांव था। गांव अपने मिठाई के शौकीन लोगों की वजह से जाना जाता था। मंगलपुर में सबसे अच्छी मिठाइयाँ पवन और उसके दो भाई नरेश और धीरज बेचा करते थे। पवन कोलकाता से मिठाई बनाना और बेचना सीख कर आया था। पवन के दोनों बड़े भाई पवन से खूब सारी मेहनत करवाते थे और खुद उन कमाए हुए मुनाफों का आनंद लेते थे। अरे देख रहा है कितना इतरा रहा है, पैसा तो कमा ही रहा है, ऊपर से वाह भी लूट रहा है। इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। पवन पूरी रात मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करता। सुबह थोड़ी देर सोकर दोपहर में अपनी दुकान चलाकर मिठाइयाँ बेचा करता था। अरे भैया ये देखो, मैंने डायबिटीज वालों के लिए भी मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। हाँ, अरे हाँ ठीक है, जाओ जाओ और घर जाके हमारे लिए खाना भी बना के रखो, तब तक हम वहीं आते हैं। और हाँ, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर लेके जाना और जाकर लजीज खाना बनाना, तब तक हम दुकान बंद करके आते हैं। पवन जंगल के रास्ते लकड़ियाँ काटने जा ही रहा था, तभी उसे दो चोर एक अमीर आदमी को लूटते हुए दिखाई दिए। अरे छोड़ो मुझे, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही ये दृश्य पवन ने देखा, हटो दूर हटो उनसे, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला लूंगा। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अरे चलो भाई यहाँ से, नहीं तो कल्टी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बूमा बूम कर देगा। चलो 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 चलो। वो दोनों चोर भाग गए। अब ठीक तो है ना? अरे इन पापियों ने ना मेरे आधे पैसे छीन लिए। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ आए। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ बेटा। आप कहाँ जा रहे थे? बेटा मैं अपनी बेटी की शादी के लड्डू बनवाने मंगलपुर जा रहा था। मैंने सुना है कि वहाँ पर कलकत्ता का कोई हलवाई आया है। अरे ये तो वही बात हुई, गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। वो आदमी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कलकत्ता से मिठाइयाँ बनाना मैंने ही सीखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे तुमसे मेरी बेटी की शादी में और मेरे आश्रम के लिए 10,000 लड्डू चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात जाकर मैं अपने भाइयों से जरूर बताऊंगा। मेरी नेकी के काम से इतना मुनाफा हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। पवन जाकर सारी बातें अपने दोनों भाइयों को बता देता है, लेकिन उसके दोनों भाई खाना सही वक्त पर न पाने की वजह से उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे ना ही तुम लकड़ियाँ लाए और ना ही खाना बनाया, ये सब करके तुम क्या करना चाहते हो? नजरों से दफा हो जाओ मेरी। अरे वैसे वो सेठ को लड्डू कब देने हैं? इस सौदे में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धनवान सेठ की शादी के लिए नरेश और पवन दोनों लड्डू बनाने लगते हैं। लड्डू का भार बेहद ज्यादा होने की वजह से धीरज उनसे कहता है, अरे उस सेठ को 10,000 लड्डू चाहिए, क्यों ना हम उसे मिलावट के लड्डू बेचें? लेकिन हमारे इस धंधे में बहुत नुकसान होगा। अरे तुम हमेशा बेवकूफ़ी रहोगे। अरे जब तक हम असली चीजें नहीं करेंगे हमारा मुनाफा होगा कैसे? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना। अगर ये बात पवन को पता चल गई तो मायूस हो जाएगा। अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। धीरज के कहने से नरेश उन लड्डुओं में मिलावट कर देता है और पवन को इस बात की भनक भी नहीं लगती। जब सारे लड्डू उस अमीर सेठ की बेटी के शादी में चले जाते हैं, तब उन्हें पता लगता है।
इन लड्डुओं को जाकर बारातियों में बांट दो, और याद रहे एक मत देना, कम से कम एक बाराती को 10 लड्डू देना, ठीक है? जैसा आप कहें मालिक, मैं उनको ये लजीज लड्डू बिल्कुल बांट दूंगा। नौकर पूरे बारात में लड्डू बांट देता है, लेकिन आधे से ज्यादा लड्डू मिलावटी होने की वजह से जैसे ही बारातियों ने लड्डू को खाया, उनके दांत टूट गए। हे ऊपर वाले, मेरे दांत टूट गए। ये लड्डू है या लोहे के लड्डू? हे ऊपर वाले। और इस वजह से सेठ की बेटी की शादी टूट गई। अरे ये सब उन पवन और उनके भाइयों का किया धरा है। ना हम वहाँ से लड्डू लेते और ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता। मेरी बेटी की शादी टूट गई उस पवन और 2 भाइयों के वजह से। पता नहीं उन्होंने आपसे किस बात का बदला लिया है। अब कहीं हमारी बेटी कुंवारी ना रह जाए। उस दिन वो अमीर सेठ गुस्से से पवन की दुकान पर जाता है। पवन जो इन मिलावट भरी बातों से बिल्कुल अनजान होता है, वो अमीर सेठ का गुस्सा और बातें सुनकर सहम जाता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और मेरे भाई ऐसा भला क्यों करेंगे? एक बेचारी लड़की की शादी तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बद्दुआ देता हूँ। तुम आज से जो भी लड्डू बनाओगे वो लोहे के हो जाएंगे। तुम तीनों भाई जो भी काम करोगे ना, वो उल्टा ही हो जाएगा। अरे तो क्या हम तुमसे डरते हैं? अरे जाओ, जो करना है कर लो। आइंदा यहाँ नजर मत आना मुझे। ये बद्दुआ वाली बातें मैं नहीं मानता। ए छोटे, तू अपनी दुकान पे ध्यान दे, जा। अरे लेकिन ये किस मिलावट की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस पागल हो गया है। और वो क्या? लाओ, आज सारे लड्डू मैं बनाऊंगा। नरेश उनकी बातों को अनसुना करते हुए दुकान के लिए ढेर सारी लड्डू बना लेता है और शाम को अपने घर चला जाता है। और जब अगले दिन सुबह अपने दुकान पर आता है तो वो देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात जो भी लड्डू बनाए वो सारे लोहे के कैसे हो गए? भैया ये देखो। अरे क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उस सेठ की बद्दुआ हमें लग गई। मैंने जितने भी मोतीचूर के लड्डू बनाए वो सारे लोहे के हो गए। ये देखिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? धीरज और पवन ने जैसे ही ये देखा, दोनों दंग रह गए। इसका मतलब ये है आप दोनों ने हकीकत में उस सेठ के साथ ऐसा किया? हाँ, इसीलिए आपने जितने लड्डू बनाए वो लोहे के हो गए। यही बात लग रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ लड्डू बनाकर देखता हूँ। जैसे ही धीरज ने लड्डू बनाया, वो लड्डू भी लोहे के हो गए। अरे ये सब उस धनवान सेठ के वजह से हुआ है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप दोनों ने बनाकर देख लिए ना, एक बार मैं भी बना के देखता हूँ, शायद मेरे बनाए हुए लड्डू ना बदलें। जैसे ही पवन ने लड्डू बनाया, उसके लड्डू जैसे के तैसे ही थे, वो बिल्कुल नहीं बदले। ये देखकर दोनों बड़े भाई दंग रह गए। ये देखिए, उस दिन आप दोनों ने ही मिलावट की थी ना, इसीलिए आप दोनों के बनाए हुए लड्डू वो लोहे में बदल रहे हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक बेटी का घर उजाड़कर आप दोनों को क्या मिला? अरे तुम सही कह रहे हो छोटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हमें चलकर उस धनवान सेठ से माफी मांगनी होगी। तीनों भाई उस अमीर सेठ के यहाँ चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अरे कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमारी माफी मांगने से आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हाँ, हम दोनों जो भी लड्डू बना रहे हैं वो सारे लोहे के बन जा रहे हैं। हमें और कोई काम आता भी नहीं है। लोहे के लड्डू खाकर लोगों के दांत टूटेंगे ही, इससे हमारा घर नहीं चलेगा। अमीर सेठ उनके मायूस चेहरों को देखकर उन्हें माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा,
लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने छोटे भाई पवन की शादी मेरी बेटी से करनी होगी तब। बस इतनी सी बात? हमें ये मंजूर है। मुझे तो शर्म आ रही है। और पवन की शादी उस अमीर सेठ की बेटी से हो जाती है और नरेश और धीरज को लोहे के लड्डू का लगा श्राप टूट जाता है। अमीर सेठ के पैसों की वजह से तीनों भाइयों के लड्डू का व्यापार बेहद अच्छे से चलने लगता है।